सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सपन अस्थाना, बी सी ओ एस 185 उद्यमिता इकाई 9 में सभी लर्नर्स का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी उद्यमिता के अंतर्गत इकाई 9 व्यवसाय योजना का कार्यान्वयन पर चर्चा और परिचर्चा करेंगे। इसमें हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि लोकेशन व्यवसाय योजना का जो कार्यान्वयन है उसके महत्वपूर्ण आयाम कौन-कौन से हैं, जैसे लोकेशन लेआउट को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं और स्थानिक निर्णयों को प्रभावित करने वाले तत्व, व्यावसायिक प्रक्रिया को कैसे तैयार किया जाए और इस प्रक्रिया के महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं, संचालन योजना नियंत्रण के बारे में कैसे श्रेष्ठ निर्णय लिया जाए और परियोजना रिपोर्ट व्यवसाय योजना को तैयार कैसे किया जाए। साथ ही साथ वित्त पोषकों का जो है चयन कैसे किया जाए। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आज जो है हम दिनांक 28 जून 2024 को इस प्रातः कालीन सत्र 10 बजे चर्चा पर चर्चा करेंगे और इस आशा के साथ कि आप सभी लोग व्यवसाय योजना को किस प्रकार से अच्छे से कार्यान्वित किया जाए, इस जो है कौशल में आप जो है दक्ष हों। जब आप इस इकाई का अध्ययन करेंगे तो निश्चित आप व्यवसाय प्रक्रिया की डिज़ाइन और रूपरेखा किस प्रकार से बनाया जाए उसको समझ पाएंगे और लेआउट के विषय में समझेंगे। संयंत्र जो है प्लांट जो आप जब इस्टेब्लिश करते हैं उसको कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाए और उसको प्रभावित करने वाले विभिन्न घटकों के विषय में आप जो है अच्छे से निर्णय ले पाएंगे। साथ ही साथ व्यवसायिक प्रक्रिया, व्यावसायिक प्लानिंग और व्यवसाय प्रक्रिया के जो बहुत सारे तत्व होते हैं, साथ ही साथ संचालन योजना नियंत्रण के बारे में भी स्पष्ट अपने अंडरस्टैंडिंग को आप डेवलप करेंगे। अब तक हमने जितनी भी इकाइयों के विषय में अध्ययन किया, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि आज हम लोग इकाई 9 का अध्ययन कर रहे हैं। तो अब तक जो इकाई 8 रहे वह आपको विचार जो है जो बिज़नेस आइडियाज़ है और इससे पूर्व की जितनी भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु थे उसको बताने का उनमें प्रयास किया गया। और अब प्रश्न है कि हमारे पास जो है व्यवसाय करने का जो एक अच्छा आइडिया है कि हम किस चीज़ का व्यवसाय करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन आइडिया स्वयं में बहुत अच्छी चीज़ होती है। आज जो भी व्यक्ति, जो भी संस्था, जो भी संगठन आज जिस भी जो है एक बड़े लक्ष्य पे हैं, जो भी अच्छा सफलता के जिस भी ऊँचाई पे हैं, अगर उसके धरातल को अगर हम देखें, तो उसका जन्म जो है एक विचार से होता है कि उन्होंने किस आइडिया को लेकर के अपने कारोबार का प्रारंभ किया और आज यहाँ पे हैं। चाहे वह टाटा हो, चाहे वह अंबानी हो और चाहे इस प्रकार के भारत के बहुत सारे हमारे उद्यमी हैं, जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट को लेकर के अपने व्यवसाय का प्रारंभ किया और आज संपूर्ण राष्ट्र में और वैश्विक स्तर पर जो है नाम कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम इसके कार्यान्वयन की बात करें, जो बिज़नेस प्लान है, इसको इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो आती है व्यवसाय के स्थान के चयन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के विषय में बात आती है। कि जब भी हम अपने बिज़नेस को अब इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, संचालित करने जा रहे हैं, तो प्रश्न आता है कि जो हमारी यूनिट है, जो हमारी इकाई है, जो एक
ऑफ़िस होगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग है, अगर निर्माण का कार्य कर रहे हैं तो निश्चित संयंत्र होगा और अगर हम सर्विस सेक्टर में अपना जो है उद्यमिता के कार्यों को करने जा रहे हैं, तो निश्चित एक आधुनिक जो है कार्यालय बहुत ही नितांत आवश्यक होता है। तो व्यवसाय के स्थान को जब चयनित हम करने के विषय में सोच रहे हैं और उसको करने जा रहे हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। उसके विषय में बहुत ही जो है उचित निर्णय लेना एक उद्यमी को बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे अगर हम देखें तो आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति, श्रम और कौशल की उपलब्धता, बाजार की निकटता, ढांचागत सुविधाएं, परिवहन नेटवर्क, सरकारी नीति, प्रतियोगिता, राजनीतिक स्थिति, इंटरनेट का उपयोग, जलवायु की स्थिति, अ, इन सारे जो है घटकों के विषय में इन सभी बिंदुओं पे जब हम अपने जो है व्यावसायिक प्रतिष्ठान के चयन की बात कर रहे हों, तो इसपे हमको बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्वक निर्णय लेना चाहिए। जैसे अगर हम देखें तो बाज़ार की निकटता के संदर्भ में अगर हम बात करें, जब हम अपना कारोबार कर रहे हैं, अगर वह निर्माण से संबंधित है, वह सेवा से संबंधित है, वह जिस भी जो है जिस भी प्रकार से संबंधित है, बाज़ार की निकटता जो होती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उपभोग के बिना उत्पादन का कोई मूल्य नहीं होता। मान लीजिए कि हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन जिस वस्तु को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस वस्तु को हम सर्विस को जो है लोगों को देना चाहते हैं, अगर ग्राहक जो है उस वस्तु को बहुत तेज़ी से उसकी डिमांड नहीं कर रहा है, उसको परचेज़ नहीं कर रहा है, उसको परचेज़ करने के लिए इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है, तब ये मान के हम चलेंगे कि जो हमारा कारोबार है, जो उद्यमिता का कारोबार आज हम कर रहे हैं, वह सफल होने में उसको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बाज़ार की निकटता एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जब भी हम अपने जो है ऑर्गनाइज़ेशन को स्पेशली बिज़नेस यूनिट को जब एस्टेब्लिश करने जा रहे हों, तो उसको बाज़ार के निकट ही स्थापित करने में प्राथमिकता देनी चाहिए। हाँ, अगर बहुत बड़ा जो है यह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम बना रहे हैं, जो कि सरकार के तमाम नीतियों के अंतर्गत उसको हम बहुत शहर में या बहुत प्राइम लोकेशन में प्रदूषण के कारण या और किन्हीं कारणों से अगर स्थापित नहीं कर सकते हैं, तभी उसको हम बाज़ार से थोड़ा दूर एस्टेब्लिश करें। अ, अन्यथा हमको बाज़ार के निकट ही अपने उद्यम को स्थापित करने में की प्राथमिकता देनी चाहिए। क्योंकि अगर बाज़ार निकट है, तो ग्राहक जो है हमारे उद्यम को जानने में रुचि लेंगे, हमारे वस्तुओं सेवाओं को जो है उसको उपभोग करेंगे और उसके विषय में जान पाएँगे। कई बार यह हम अक्सर जो है सुनते हैं और आपस में बात भी करते हैं कि जो चीज़ दिखती है, वही बिकती है। तो जब कोई चीज़ दिखती है, तो कहाँ से दिखेगी? वह बाज़ार से दिखेगी। जो मार्केट है, जहाँ पे क्रेता भी है, विक्रेता भी है और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब लोग वहाँ पे आते हैं। आप लोग अगर प्राचीन भारत के जो है को देखें तो पहले हाट लगता था। जो है साप्ताहिक जो है मार्केट लगती थी और महीने में मार्केट लगती थी। गाँव के बहुत दूर-दूर से किलोमीटर से लोग आकर के वहाँ पे जो है अपना जो भी वस्तुओं का उत्पादन करते थे उसको लाते थे। तो उसका ये जो बाज़ार होता है किसी भी उद्यमी की सफलता में बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बाज़ार से कितने करीब हैं और बाज़ार से आप कितने दूर हैं। अगर आप नज़दीक हैं, तो सफलता का जो एक प्रतिशत है, वह स्वतः ही बढ़ जाता है। और उसके बाद अम, आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति के विषय में अगर हम चर्चा करें, जब कारोबार के लिए आवश्यक कच्चा माल या तो भारी, ज़्यादा या बृहदाकार होता है, इसमें भारी परिवहन लागत शामिल होती है। तो जब आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति का हम निर्णय ले रहे हों, तो हमको देखना होगा
कि जो हमें रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, वह कहाँ से प्राप्त होगा, वह कितनी दूर से प्राप्त होगा और उसको हम अपने संयंत्र तक जो ट्रांसपोर्टेशन, जो परिवहन के विविध साधन हैं, उसमें किस मोड से हम ला सकते हैं, उसकी लागत क्या होगी। तो यह भी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है हमको निर्णय लेने की इसमें आवश्यकता होती है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, ये हमारे टोटल कास्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण जो है पोर्शन होता है। इसलिए हमें यह प्रयास करना चाहिए कि जो आवश्यक कच्चे माल हैं, हम उनको अ, अ, अपने ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर जो है माने उद्यम जहाँ हम स्थापित कर रहे हैं, उसके अगर करीब में ही अगर हमको आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति होती है, तो ये अच्छा रहेगा। निश्चित ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाता है, किन्हीं भी कारणों से। मान लीजिए जैसे कि आप ऐसे उद्यम को संचालित कर रहे हैं, जो कि कोयला उसका जो है अ, एक रूप से देखें तो बहुत आवश्यकता होती है। तो ये तो हम नहीं कहेंगे कि हम झारखंड में ही सभी लोग जाकर के अपने उद्यम को स्थापित कर दें। निश्चित ये देखेंगे कि किस ट्रांसपोर्टेशन के मीन से हम लाएँ कि हमारी लागत कम हो और हमारा ऑर्गेनाइजेशन कहाँ एस्टेब्लिश हो, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के जो अलग-अलग मोड्स हैं, चाहे वह रेलवे हो, चाहे वह बस हो, चाहे वह ट्रक हो या जो भी हो उसके द्वारा वह हमारे जो है उद्यम के प्लांट लोकेशन तक आसानी से पहुँच सके। उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है हमारे जब लेआउट प्लांट लोकेशन हम एस्टैब्लिश को चयन करते हैं कि हमारा प्लांट का लोकेशन क्या होगा, वह होता है श्रम और कौशल की उपलब्धता। जैसा कि हम जानते हैं कि हम सभी जानते हैं कि जो उत्पादन के 5 साधन हैं, उसमें श्रम जो होता है, वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। अगर श्रम नहीं है, तो उत्पादन जो है अपना स्वरूप नहीं ले सकता है। तो श्रम और कौशल की उपलब्धता पर भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। कि किस प्रकार से श्रम जो है कहाँ पे है और कहाँ पे वह जो श्रम है वह हमको चीप मिल रहा है, सस्ता है। ऐसा ना हो कि श्रम जो है बहुत ज़्यादा जो है महँगा हो वहाँ पे। महँगा से तात्पर्य है कि ज जिसकी लागत जो है बहुत ज़्यादा आ रही हो, तो ऐसे श्रम से हमको थोड़ा-सा वहाँ बचना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि श्रम जो होती है, जो लेबर कॉस्ट है, ये बड़ा ही जब टोटल लागत हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें श्रम की भी कॉस्ट आती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हम प्लांट अपना एस्टेब्लिश कर रहे हैं उसको इस प्रकार से हम एस्टैब्लिश करें कि जहाँ पे श्रमिक जो है अच्छे से उपलब्ध हो सकें और उपलब्ध ही ना हो सकें, वह कौशल युक्त हों, स्किल्ड हों। स्किल्ड होना भी बहुत ज़रूरी है कि जैसे मान लीजिए कि आपने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उद्योग जो है उद्यम लगाने पे आप कार्य कर रहे हैं। तो आपको आईटी स्किल जो ह्यूमन रिसोर्स रखते हैं, मानव संसाधन रखते हैं, उनकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो आप ऐसे लोगों को जो है वहाँ पे रखें जहाँ पे आप अपना एस्टेब्लिश कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन। आप देखिए कि अगर संभव हो तो ऐसी जगहों पे अपना प्लांट एस्टेब्लिश करें जहाँ पे ईज़िली श्रम उपलब्ध हो सके। अगर बहुत ज़्यादा दूर से श्रमिक आते हैं, तो उनकी लागत भी ज़्यादा होगी और वे हो सकता है कि बहुत लंबे समय तक आपके जो है उद्यम में कार्य न करें। जिससे बार-बार लोग जाएँगे, आएँगे, तो इससे भी कार्य जो है प्रभावित होता है। तो श्रम और कौशल की उपलब्धता पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जब हम प्लांट लेआउट का चयन करते हैं। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है वह है संरचनात्मक और ढांचागत सुविधाएँ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी किसी भी व्यवसाय के लिए पर्याप्त अवसंरचनात्मक और आधारभूत सुविधाएँ आवश्यक होती हैं। ये समझिए कि नितांत आवश्यक है।
आधारभूत सुविधाओं का होना। अब आधारभूत सुविधाओं के अंतर्गत जैसे आपका तो उद्यम है ही, लेकिन उसके साथ-साथ जैसे बिजली, परिवहन, संचार, पानी, बैंकिंग, जो है रोड और तमाम जो है सुविधाएँ जो एक आम जनमानस को और एक आम जो है उद्यमियों को आवश्यक होती है, उसकी भी उपलब्धता होनी चाहिए। जैसे आप देखिए तो आज भारत सरकार, राज्य सरकारें समय-समय पे बहुत सारे ऐसे एरियाज़ को डेवलप करती हैं, जहाँ पे इन सारी आधारभूत सुविधाओं को बहुत ही अच्छे से उपलब्ध कराती है। चाहे वो इलेक्ट्रिक हो 24 आवर्स बिजली की सप्लाई, परिवहन के सभी मोड्स को वहाँ से ऑपरेट करती है और कम्युनिकेशन भी अच्छे से रहता है। जल का भी उचित प्रबंधन होता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस जितनी सारी सुविधाएँ होती हैं, चिकित्सा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है चिकित्सा, क्योंकि मान लीजिए कि आप प्लांट लेआउट लगा रहे हैं जिस भी लेवल का हो, वहाँ पे लोग कार्य करेंगे, उनको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चिकित्सालय की आवश्यकता होगी। तो ये सब चीज़ें अगर जहाँ ज़्यादा इस्टेब्लिश होती हैं, तो वहाँ लोग कार्य करना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप कभी देखिए भारत में ही एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जो है श्रमिक नहीं पहुँच पाते हैं। श्रमिक के साथ-साथ जो तमाम प्रबंधकीय जो है पोस्ट होती है, वहाँ पे कार्य करना लोग कम पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं होता है, लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसमें चाहे अच्छे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें चाहे इन सारी चीज़ों की हम बात करें। साथ ही साथ परिवहन और यातायात का नेटवर्क, यह हम अक्सर कहते हैं कि जब हम अपने बिज़नेस यूनिट को एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं, तो परिवहन जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन और जो है ट्रांसपोर्टेशन और यातायात का नेटवर्क कैसा है? परिवहन और यातायात का नेटवर्क अगर बहुत अच्छा है, वेल कनेक्टेड है सभी शहरों से जुड़ा है वहाँ पे रेल, सड़क, जल और वायु यह तीनों प्रकार के जो है परिवहन हमें ईज़िली से मिलते हैं, तो निश्चित अ, वह बहुत ही अच्छा हमारे लिए होगा। जैसे आप अपने उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद को लीजिए और लखनऊ जनपद में अगर कोई उद्यमी अपना कारोबार करना चाहता है, तो इसको रेल परिवहन की बहुत अच्छी व्यवस्था है और सड़क परिवहन की अच्छी व्यवस्था है और एयरपोर्ट्स से जो है फ्लाइट्स भी उसको अपने वस्तु सेवाओं हेतु मिल सकती हैं। साथ ही साथ जो है आने वाले समय में अगर देखें तो बहुत सारे शहरों में जल परिवहन पे भी कार्य हो रहा है। तो जितने अच्छी जो है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्किंग अच्छी होगी, उतना अच्छा होगा जहाँ पे हम अपना बिज़नेस यूनिट एस्टैब्लिश कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें सरकार की बहुत सारी नीतियाँ होती हैं, जो हमारे व्यवसाय का जो यूनिट है, जिसको हम कहते हैं कि बिज़नेस यूनिट अपना जो लोकेशन जो है, तो उसको एस्टैब्लिश करते समय सरकार की ये तमाम व्यवस्थाओं को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। समय-समय पे सरकार जो है नए उद्यमियों को या जो ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं, उनको अपने बिज़नेस को जो है बढ़ाने के लिए तमाम ऑफ़र्स देती है। अगर हम एक आपको यहाँ पे एक उदाहरण लेना चाहेंगे एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन विशेष आर्थिक क्षेत्र। भारत सरकार जो है संपूर्ण भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र का जो है को चिन्हित किए है। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र में चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी हो और चाहे जो भी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है बिज़नेस को डेवलप करने के लिए, बिज़नेस को रन करने के लिए, उसके लिए वह जो है कार्य वहाँ पे सभी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। यहाँ तक कि अगर मान लीजिए कि कोई उद्यम आपने लगाया है और उसकी जो बिजली का व्यय आ रहा है, उसमें भी सरकार प्रायः जो है तमाम प्रकार से आपको छूट देती है।
तो हम ये कह सकते हैं कि एक व्यावसायिक स्थान के चयन में सरकारी नीतियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, वह भूमिका निभाती हैं। क्योंकि व्यापार, लाइसेंस और बिल्डिंग परमिट प्राप्त करने से लेकर के जो है उसको नगर निगम के द्वारा कचरा डंप करने तक सभी चीज़ें ये सरकार के तमाम नीतियों पे आधारित होती हैं। क्योंकि यह मानी बात नहीं है कि हर कार्य एक उद्यमी से अपने ही स्तर से कर सकता है। नहीं, उसके लिए सरकार के बहुत सारे जो कार्यालय होते हैं, उनका भी योगदान होता है। तो संतुलित क्षेत्रीय विकास जिसको कहते हैं बैलेंस्ड जो है रीजनल डेवलपमेंट को जो है बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऐसे तमाम जो है नीतियों को लाती है और उन नीतियों को लाने के बाद जो है उसको प्रमोट करती है अखबारों के द्वारा, वेबसाइट के द्वारा, जिससे कि लोग उसको देखें, पढ़ें और पढ़ने के बाद उन क्षेत्रों में अपने कारोबार को स्थापित करने के विषय में सोचें और स्थापित करें, प्रमोट करती है। भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिस्थापना की है, जिन्हें एक विशेष आर्थिक क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है और इन स्थानों में स्थापित उद्यमियों को सब्सिडी और विभिन्न प्रकार के जो है कर लाभ भी दिए जाते हैं। तो सरकारी जो है नीति का एक बड़ा योगदान होता है और बात आती है प्रतिस्पर्धा की। जब हम अपने व्यवसाय को स्थापित करते हैं, तो हमें देखना होगा कि जिस प्लेस पे हम अपने बिज़नेस यूनिट को लगा रहे हैं, वहाँ पे कॉम्पिटिटर्स का जो है क्या कॉम्पिटिटर्स का वातावरण कैसा है। कुछ खुदरा विक्रेताओं के लिए व्यवसाय को उस स्थान पर खोलना फ़ायदेमंद होता है, जहाँ प्रतिस्पर्धी पहले से ही मौजूद हैं। क्योंकि एक दूसरे के नज़दीक कारोबार होने से दोनों के लिए एक दूसरे को यातायात प्रवाह देने में वृद्धि हो सकती है। तो जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। मान लीजिए कि आप बहुत इनोवेटिव बिज़नेस कर रहे हैं, तो अगर वहाँ पे कॉम्पिटिटर का होना और कॉम्पिटिटर का ना होना, दोनों आपके लिए लाभदायक है। अगर कॉम्पिटिटर होंगे, तो आपका इनोवेटिव जो प्रोडक्ट है, वह और लोगों के प्रोडक्ट से अच्छा होगा और मार्केट में सफल होगा। और अगर इनोवेटिव प्रोडक्ट आप लॉन्च तो कर रहे हैं मार्केट में अपने यूनिट से, लेकिन वहाँ कॉम्पिटिटर नहीं है, तो उसका कोई जब दूसरे कॉम्पिटिटर नहीं होंगे, तभी भी आपका बिज़नेस बहुत तेज़ी से इसलिए ग्रो करेगा क्योंकि कोई कॉम्पिटिटर नहीं है और इनोवेटिव हैं, बल्कि वह आपके जनपद से राज्य, राज्य से राष्ट्र और राष्ट्र से वैश्विक बाउंड्रियों को पार करते हुए वह ग्लोबल बिज़नेस के रूप में भी परिवर्तित होने की प्रबल संभावनाएँ होती हैं। तो निश्चित हमको अपने कॉम्पिटिटर्स, प्रतिस्पर्धियों के विषय में भी जानकारी ज़रूर हासिल करना चाहिए, जब हम अपने व्यवसाय यूनिट को एस्टैब्लिश कर रहे हों। जलवायु की स्थिति भारत सहित किसी भी देश में जलवायु की स्थिति अलग-अलग होती है। हमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जिस प्रकृति क्या हम जिस वस्तु को बना रहे हैं उसकी प्रकृति क्या है? वो वह किस वातावरण के लिए जो है ज़्यादा अनुकूल है। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर आपसे बताऊँ कि हम डेयरी जो है व्यवसाय करना चाहते हैं। तो बहुत हॉट जो एनवायरनमेंट है, वह डेयरी बिज़नेस के लिए वह एप्रोप्रिएट नहीं है, बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। तो हमें क्या करना होगा? निश्चित अगर हम डेयरी से संबंधित कारोबार करना चाहते हैं, उसके लिए संयंत्र लगाना चाहते हैं, तो हमें कुछ ऐसे प्लेसेस का ज़रूर चयन करना होगा जो बहुत ज़्यादा हॉट एनवायरनमेंट में ना हो, बहुत ज़्यादा गर्म जो है परिस्थितियाँ वहाँ पे ना हों। ऐसा नहीं कि हम राजस्थान में उस यूनिट को लगाना, नहीं। जहाँ पे एनवायरनमेंट बैलेंस हो या थोड़ा जो है ठंडा हो, वहाँ पे जिससे कि जो हम वस्तु है उसको उसको प्रॉपर इसका स्टॉक मेंटेन कर सकें और अच्छे से उसको भंडारण करके हम भविष्य में उसको वैल्यू एडिशन करके मार्केट में भेज सकें। उसके अलावा इंटरनेट का उपयोग आप जानते हैं कि जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, इसका भी बहुत बड़ा आज रोल हो गया है। हम कितना भी अच्छा वस्तु का निर्माण कर लें, कितनी अच्छी सेवाओं को हम दूसरों को देने के लिए तैयार रहें, लेकिन अगर हम ई-कॉमर्स, इंटरनेट बिज़नेस और से नहीं कनेक्ट हो रहे हैं, तो निश्चित हम कहीं न कहीं उसमें पीछे हो जाते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना होगा
कि इंटरनेट का उपयोग अच्छे से उपलब्ध हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, जितने भी आजकल वायरलेस, वायर के साथ तमाम प्रकार की जो इंटरनेट की सुविधाएँ हैं, वहाँ पे उपलब्ध हों। हमें अपना बिज़नेस जहाँ हम एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, जो प्लांट का हमारा लोकेशन है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट क्या करेगा? इंटरनेट आपके बिज़नेस को जो है वह लोकल से ग्लोबल बनाएगा थ्रू इंटरनेट। आपका इंटरनेट तमाम ई-पेमेंट्स को जो है संपादित करेगा। इंटरनेट आपके कस्टमर डेटाबेस को आपके नए-नए जो है रचनात्मक तरीके से जो आप कार्य कर रहे हैं उसके विषय में जानकारी देगा। इंटरनेट जो है आपके एम्प्लॉइज़ को और उद्यमी ओनर को तमाम जो है वित्त पोषकों को जोड़ने का कार्य करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो वर्तमान तकनीकी युग है, इसमें इंटरनेट जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है और इसलिए अब तमाम जो घटक हैं उनमें इंटरनेट की क्या स्थिति है, नेट की, ब्रॉडबैंड की, इस पे भी लोग बहुत ही ध्यान से निर्णय लेते हैं। अगर इंटरनेट की व्यवस्थाएँ अच्छी हैं, तो उसपे विचार करते हैं कि हाँ, हम यहाँ पे अपना आउटलेट एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और इसी प्रकार से राजनैतिक और राजकीय और प्रशासनिक जो तमाम स्थितियाँ होती हैं, उसपे भी है कि गवर्नमेंट पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या है, गवर्नमेंट कैसे जो है नियम कानून को बना रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि सरकार जो है समय-समय पे तमाम नीतियों को लाती है, तो उसको भी हमें जानना होगा कि राजनैतिक जैसे कई बार क्या होता है अगर राजनीतिक अस्थिरता चल रही है, तो फिर थोड़ा-सा जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। राजनीतिक स्थिरता है, तो मतलब जो पॉलिसी आई है उसको निश्चित 5 साल तक रहना है, अगर अच्छे से है तो और आगे रहेगी। तो इससे जो है जो हमारे उद्यमी होते हैं, उनको अच्छा कार्य करने में बहुत बल मिलता है। तो निश्चित हमको जानना चाहिए कि यह महत्वपूर्ण इसलिए है। तो निश्चित आज हम ये कह सकते हैं प्रिय लर्नर्स कि अगर जब हम व्यवसाय के स्थान का चयन कर रहे हों, तो उसको जो प्रभावित करने वाले जिन घटकों को मैंने यहाँ पे अभी आप लोगों से चर्चा की, जैसे आवश्यक कच्चे माल की पूर्ति, आपूर्ति, श्रम और कौशल की उपलब्धता, बाजार की निकटता, ढांचागत सुविधाएँ, परिवहन नेटवर्क, सरकारी नीति, प्रतियोगिता का स्तर, राजनीतिक स्थिति, इंटरनेट का उपयोग और जलवायु की स्थिति। इन सभी बिंदुओं पे बहुत अच्छे से ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए, बहुत अच्छे से चर्चा पर चर्चा जो आपने एक बोर्ड बनाया होगा जब आप इसका चयन करते हैं, क्योंकि निश्चित एक जब उद्यमी होता है, मानते हैं कि वह जो पूँजी लगाता है, लेकिन उसके साथ एक अच्छी अपनी टीम होती है, उसको आपस में बैठ कर के इन सारे बिंदुओं पे गहन चर्चा, परिचर्चा करने के बाद ही जो है व्यवसाय के स्थान का चयन करना चाहिए। अगर आप इन सभी विषयों पे अच्छे से चर्चा परिचर्चा करके अपने व्यवसाय के लोकेशन को जो है निश्चित करेंगे, तो निश्चित आपका लोकेशन व्यवसाय का जो लोकेशन है, वह सही स्थान पे लगेगा और जब सही स्थान पे लगेगा, तो सही जो है ग्राहकों को आकर्षित करेगा और जब सही ग्राहक आएँगे, तो ऑटोमेटिक आपका वस्तु ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मान लीजिए आप होलसेलर बिज़नेसमैन हैं, तो आप रिटेलर्स को देंगे और जो रिटेलर्स हैं, वह बिज़नेस जो है अपने ग्राहकों को देंगे। तो यह एक पूरी चेन है। तो निश्चित राइट राइट प्लेस जो है, जो सही स्थान जो होता है व्यवसाय का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके चयन में पूर्ण सतर्कता, पूर्ण बुद्धिमत्ता, पूर्ण जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए एक उद्यमी को। चाहे वह उद्यमी नया हो, चाहे वो ऑलरेडी जो है उद्यमिता के क्षेत्र में कार्य कर रहा हो। तो ये जितने सारे बिंदुओं पे हमने चर्चा की 10 और उसके बाद जब हम बात करते हैं व्यावसायिक प्रक्रिया की, जो बिजनेस का एक प्रोसेस क्या है, इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है
कि कारोबार के लिए स्थान विशेष का चयन करने के बाद जब हम स्थान का चयन कर लेते हैं, तो अगला कदम उन गतिविधियों के क्रम की पहचान करने और उनकी प्रक्रियाओं को निर्धारित करने की आवश्यकता होती है, जिन्हें किया जाना है। व्यावसायिक प्रक्रिया चार्ट उन गतिविधियों का विहंगम परिदृश्य प्रस्तुत करता है। एक व्यावसायिक प्रक्रिया या व्यावसायिक पद्धति लोगों या उपकरणों द्वारा संबंधित संरचित गतिविधियों या कार्यों का एक संग्रह होता है, जो एक विशिष्ट क्रम में ग्राहकों के लिए एक सेवा या उत्पाद का उत्पादन करती है। तो अगर हम देखें तो एक फ्लो चार्ट होता है जिसमें एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि हमारे व्यावसायिक जो प्रक्रिया है वह किस प्रकार से जो है गतिमान होगी। सब चीज़ें एक फ्लो डायग्राम के द्वारा स्पष्ट होनी चाहिए और जिससे कि स्पष्ट हो किस प्रक्रिया के बाद कौन सी प्रक्रिया होगी, किसके बाद कौन सी प्रक्रिया होगी, जिससे कि जो एक फ्लो है बिज़नेस एक्टिविटीज़ का वह स्पष्ट होना चाहिए। अगर आप निर्माण का कार्य करते हैं, तो इनपुट से लेकर के आउटपुट तक का सभी चीज़ स्पष्ट होना चाहिए। व्यावसायिक प्रक्रिया को तैयार करना व्यावसायिक जो प्रक्रिया होती है, एक कारोबारिक और व्यावसायिक प्रक्रिया किसी भी प्रकार के व्यवसाय का एक निर्माण खंड होती है और परिभाषा अगर हम देखें तो कोई भी प्रक्रिया है, जैसे व्यावसायिक प्रक्रिया ने हमेशा एक संगठन के उचित कामकाज और इसकी संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम एक सुनियोजित और रणनीतिक व्यवसाय प्रक्रिया एक व्यवसाय को व्यय, जोखिम, संसाधनों और कार्य के दोहराव को कम करने, क्षमता में सुधार, मानवीय त्रुटि को कम करने, समय प्रबंधन सुनिश्चित करने आदि में मदद करती है। जब कोई भी आप प्रक्रिया को बनाते हैं, जो प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसमें एक फ्लो है, यानी किस प्रकार से कार्य संपादित किए जाएँगे। इसका करने का लक्ष्य क्या है? इसका करने का लक्ष्य है कि हमारे जो कार्य हैं, वह वेल प्लान्ड हों, सुनियोजित हों, वह रणनीतिक व्यवसाय जो स्ट्रैटेजिक बिज़नेस प्रोसेस है, उसको जो है एडॉप्ट करे और जैसे इससे क्या होगा, व्यय कम होगा, जोखिम मिनिमाइज़ होगा और संसाधन और जो कार्य है उसका कोई रिपिटेशन नहीं होगा। अगर आप किन्हीं कार्यों को दोहराएँगे तो उससे क्या होता है संसाधन का जो संसाधन है, व्यय है, इन सभी चीज़ों का नुकसान होता है। मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लूँगा कि बर्गर संयुक्त व्यवसाय की जो व्यावसायिक प्रक्रिया का उदाहरण जो है जैसे मान लीजिए कि बर्गर जॉइंट की व्यावसायिक प्रक्रिया, सब लोग बर्गर अक्सर जो है आप देखते होंगे मार्केट में, फास्ट फूड में। इसमें इनपुट क्या है? जैसे बन्स है, प्याज़ है, टमाटर है, पैटी, सॉस और स्प्रेड है। इसको फिर सामग्री को तैयार करना, ये दूसरी प्रोसेस है और तीसरा है प्याज़ और टमाटर को काटना, फिर पैटी के लिए सामग्री को तैयार करना, फ्राई पैटी, टोस्ट बन्स, उसके बाद स्प्रेड और सॉस लगाना, फिर बन्स पर पैटी, प्याज और टमाटर रखकर बर्गर तैयार करना। फिर यह आउटपुट क्या हुआ? आउटपुट हो गया आपका बर्गर तैयार हो गया। इनपुट और आउटपुट। तो एक फ्लो चार्ट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 चरणों में आपका बर्गर जो है वह तैयार हो जाता है। जब हम बात करते हैं व्यापारिक प्रक्रिया जो होती है, इसको तैयार करने के क्या-क्या चरण हैं, तो इसमें पहला तो ये है कि व्यावसायिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक इनपुट, आउटपुट और अन्य चरणों को निश्चित अच्छे से नोट कर लेना चाहिए। क्या-क्या इनपुट चाहिए, क्या-क्या जो है प्रोसेस को जो है वैल्यू एडिशन के लिए चाहिए और आउटपुट। और व्हाइट बोर्ड अगर है, जैसे कि आप उद्यमी हैं, तो उद्यमी के पास निश्चित एक व्हाइट बोर्ड होना चाहिए, एक बड़ा-सा बोर्ड होना चाहिए जिसपे ये सब फ्लो चार्ट इन सब चीज़ों को डायग्राम हो। अगर आप किसी अच्छे प्लांट में विज़िट करें, चूँकि आप सभी हमारे विद्यार्थी, हमारे लर्नर उद्यमिता के विद्यार्थी हैं, तो उद्यमिता के विद्यार्थियों को मैं निश्चित चाहूँगा कि वो किसी प्लांट में, चाहे वह किसी भी चीज़ का चाहे एफएमसीजी गुड्स का प्लांट हो, चाहे वह जो है मान लीजिए कि कार बनाने बिस्कुट बनाने वाली कंपनी हो, कोई भी हो, उसमें आप ज़रूर जाइए और आप देखिए
किस प्रकार से चीज़ें संपादित होती हैं प्लांट में, और प्लांट में कितने सारे फ्लो चार्ट्स, बड़े-बड़े बोर्ड बने होते हैं, जिससे कि एक जो आम एम्प्लॉयी है वह भी समझ सके कि फ्लो चार्ट कैसे कार्य कर रहा है और इसमें हमारा रोल क्या है। विभिन्न चरणों के बीच एक लिंक बनाएं ताकि आप प्रक्रिया को एक दूसरे से जो है प्रवाहित होती रहे। कैसे कनेक्ट होगा एक चीज दूसरे से, और एक बार प्रारंभिक प्रक्रिया का अवलोकन हो जाने के बाद जो है समय समय पे उसको जो है देखते रहें, जिससे अगर कोई सुधार की आवश्यकता होती है तो उस सुधार को भी करें। ऐसा नहीं है कि जो एक बार प्रक्रिया बन गई यह हमेशा के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो गया, ऐसा नहीं है। प्रक्रिया में सुधार जो है कि हमेशा एक संभावनाएँ होती हैं और इसको हमें मानना चाहिए, क्योंकि जब आप कार्य करेंगे, आप के जो एम्प्लॉइज़ कार्य करेंगे, तो उनके वैल्यूएबल इनपुट को आप लीजिए, फीडबैक को लीजिए और उसको मॉडिफ़ाई करते रहिए अगर संभव हो। उसके बाद अगर व्यावसायिक प्रक्रिया की अगर हम प्रमुख तथ्यों की बात करें, जो बिज़नेस प्रोसेस है, इसके महत्वपूर्ण तत्व कौन-से हैं? तो उसमें जो महत्वपूर्ण तत्व उसमें व्यावसायिक प्रक्रिया का स्वचालन की बात की जाती है, ऑटोमेशन की बात की जाती है और उसके अलावा व्यापारिक प्रक्रिया में सुधार की बात की जाती है और बिज़नेस प्रोसेस मॉडलिंग और बिज़नेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग और व्यापारिक प्रक्रिया अनुकूलन और व्यापारिक प्रक्रिया मानचित्रण। इन चीज़ों को जो है अगर हम देखें तो इसको व्यापारिक जो प्रक्रिया है इसके महत्वपूर्ण तत्व हैं। जैसे अगर इसमें बात करें व्यापारिक प्रक्रिया का स्वचालन, जो ऑटोमेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इससे लागत कम होती है और और कम से कम मैनुअल जो है व्यक्तियों का उसमें उनकी उसमें ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसको किस प्रकार से ऑटोमेशन किया जाए, ये लागत को तो न्यूनतम करने और कम करने में, इसे पूरा करने के लिए एक व्यावसायिक प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए एक प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति है। टेक्नोलॉजिकल जो है किस प्रकार से टेक्नोलॉजी हमारे उस बिजनेस यूनिट में इन्वॉल्व होगी कि वह चीज़ों को ऑटोमेशन में लाए। अगर हम देखें जो तमाम कार, बड़े-बड़े ट्रक और ऐसी जो चीज़ें ऑटोमोबाइल का जो क्षेत्र है, इसमें ऑटोमेशन पे विशेष ध्यान दिया जाता है। चाहे वो तमाम है, चाहे टाटा हो, चाहे टोयोटा हो, ऐसे तमाम ऐसी कंपनियाँ हैं, उनको आप देखिए, ये सभी ऑटोमेशन का कार्य ऑटोमेशन उनके ऑर्गेनाइजेशन में है, प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से। साथ ही साथ अगर हम देखें व्यापारिक प्रक्रिया में सुधार, यह एक ऐसी प्लानिंग योजना पहल है जिसका उद्देश्य होता है पूरी प्रक्रिया को अधिक सार्थक, कुशल बनाने और समग्र व्यावसायिक विकास में योगदान करने के लिए संचालन करने और जटिलता के स्तर, कर्मचारी कौशल आदि के आधार पर व्यावसायिक प्रक्रिया को फिर से आकार देना, क्योंकि सुधार जो होता है वह हमेशा संभव है। श्रेष्ठ तो जब आप कोई प्रोसेस को डेवलप कर रहे हैं, तो हमेशा उस पे जब आप वर्कआउट करेंगे, तो यह संभव हो पाता है। बिज़नेस प्रोसेस मॉडल को अगर देखें, तो व्यवसाय प्रक्रिया मॉडलिंग बताता है आदेश को प्राप्त करना और वितरण केंद्र, जहाँ वितरण केंद्र है, वहाँ उस आदेश को बताना, कम्युनिकेट करना, फिर स्टॉक और स्टॉक अगर है, तो बीजक बनाना और शिपिंग करना और ग्राहक को सूचित करना। और स्टॉक अगर नहीं है तो मार्केटिंग की सलाह से उसको बात करना और उसके बाद भी ग्राहक को कम्युनिकेट करना, ग्राहक को सूचित करना। बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग है। व्यापक और सशक्त प्रभाव लाने के लिए यह पूरी तरह से विश्लेषण के बाद व्यावसायिक प्रक्रिया का एक पूरा नया स्वरूप रीडिजाइन होता है। इसमें अक्षमता के मूल की पहचान करना, ऐसे कार्यों का चयन करना शामिल होता है जो कोई मूल्य नहीं जोड़ते और यहाँ तक कि एक समग्र परिवर्तन लाने के लिए एक प्रक्रिया को डिजाइन करने के तरीके में ऊपर से नीचे परिवर्तन को लागू करना शामिल होता है। व्यापारिक प्रक्रिया अनुकूलन, यह एक मौजूदा प्रक्रिया होती है और एक प्रक्रिया में बाधाओं और अन्य अक्षमताओं को दूर करने के लिए विश्लेषण
और बिजनेस प्रोसेस माइनिंग टूल्स का उपयोग किया जाता है। व्यावसायिक प्रक्रिया मानचित्रण, इसको फ्लो चार्ट को एक जो है मैप के द्वारा ऐसे क्रम को जोड़ते हुए इसको बनाया जाता है, जिससे सब चीजें स्पष्ट और पारदर्शी हों। फिर उसके बाद जो हम आज जिस विषय पे चर्चा करेंगे वह है संचालन योजना नियंत्रण के बारे में निर्णय लेना। आप सभी जानते हैं, अधिकतम उत्पादन, उच्चतम गुणवत्ता और न्यूनतम लागत उत्पादन, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन किया जाए और हाई क्वालिटी को मेंटेन किया जाए, मिनिमम कॉस्ट जो है उन उत्पादन का आए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि नियोजन और नियंत्रण की जो प्रक्रिया है, उसमें हम उद्देश्य को निर्धारित करें और कार्यों और जिम्मेदारियों का आवंटन करें, शेड्यूलिंग करें, संसाधन आवश्यकताएं और नियंत्रण गतिविधियों पे भी ध्यान दें। जैसे उद्देश्य निर्धारित करना, ताकि आप जान सकें कि आपकी योजनाओं से क्या हासिल किया जाना है और कब। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो उद्देश्य है उसको डिटरमाइन जरूर करें, लक्ष्य को निर्धारित कर लें। आपका लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा और आपका लक्ष्य जितने डाउन लाइन तक, जिसको हम कह सकते हैं कि सभी ऑर्गेनाइजेशन के ज्यादा से ज्यादा लोग जान पाएंगे, उतने जल्दी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। उद्देश्य को निर्धारित करना, कार्यों और जिम्मेदारियों का आवंटन, नए उत्पाद और सेवाओं के साथ किसे शामिल किया जाना है और उन्हें कैसे शामिल किया जाना है, यह स्पष्ट होना चाहिए। शेड्यूलिंग, वर्क पैटर्न, प्रोसेस शेड्यूलिंग, सप्लाई डिमांड शेड्यूलिंग, यह भी जो है मेंशन होना चाहिए। संसाधन की आवश्यकताएं, लोगों और उनके कौशल, धन, बजट, समय, कच्चा माल, संयंत्र, उपकरण और क्षमता का आकलन, ये जितने भी संसाधन की आवश्यकता है, इस पे भी कार्य अच्छे से करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने संसाधन की आवश्यकताओं को जो है निर्धारित करने में आपने अच्छे से वर्क नहीं किया है, तो फिर नियोजन का कार्य अच्छे से नहीं हो पाएगा। और जब बात आती है नियंत्रण, आप सभी जानते हैं, कुशल प्रबंधन, जिसको हम कहते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, उसमें नियंत्रण जो होता है वह सबसे अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है। नियंत्रण गतिविधियों, उपायों और नियंत्रण तकनीकों को शामिल करते हुए संपूर्ण वर्ग को अच्छे से मॉनिटर करते हैं कि हमने क्या लक्ष्य निर्धारित किया था, हमने किसको प्राप्त किया है, कितना विचलन है और यह जो विचलन डेविएशन है यह क्यों है, उसको हम उसके कारणों को प्राप्त करें और उसको पुनः जो है सुधार करें, जिससे आने वाले समय वह डेविएशन कम हो सके। तो नियोजन और नियंत्रण प्रक्रिया जो है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद जब हम बात करते हैं व्यवसाय योजना के कार्यान्वयन में, एक है संचालन। जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं कि जब अपने बिजनेस को पूरा संचालन प्रबंधन के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं, इस पे भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ओवरऑल अब हम रन कर रहे हैं अपने बिजनेस को, तो संचालन प्रबंधन के जो प्रमुख क्षेत्र हैं, अगर उसको देखें तो उन प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन की तकनीक का चयन है, उत्पादन की तकनीकी का चयन, मशीनरी का चयन, उपयोग और रखरखाव, काम करने की जो स्थिति है उस पे भी देखना है कि काम करने की स्थिति और उत्पादन योजना का निर्धारण, सामग्री का आसान प्रवाह, सूची, स्टॉक नियंत्रण, सामग्री लागत में कटौती और नियंत्रण, कुशल श्रमिक, सामग्री प्रबंधन, गुणवत्ता नियंत्रण, इन सारे पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना होगा जब हम संचालन प्रबंधन के प्रमुख क्षेत्रों पे चर्चा करें। जैसे उत्पादन की तकनीकी का जब चयन करें तो सबसे जो है श्रेष्ठ तकनीकी का उपयोग करना है, क्योंकि आप अच्छी तकनीकी जब आप चयनित करेंगे तो अच्छा प्रोडक्शन होगा और जो आपके प्रतिस्पर्धी हैं उनसे अच्छे गुणवत्ता का जो है आप वस्तुओं का निर्माण करेंगे, अपनी सेवाओं को देंगे। तो उत्पादन की तकनीकी का चयन करना भी
संचालन प्रबंधन के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। मशीनरी का चयन, उपयोग और रख-रखाव। मशीनरी का भी सिलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसको कैसे उपयोग किया जाए। आजकल देखा जाए तो बहुत बड़ी-बड़ी मशीनें जो है अवेलेबल हैं मार्केट में प्रोडक्शन के लिए, लेकिन उसको कैसे ऑपरेट किया जाए, उसको कैसे मेंटेन किया जाए, इस पे भी रखना है कि कौन-सी जो है काफ़ी उपयोगी के साथ-साथ रख-रखाव में भी थोड़ा ईज़ी है, इन चीज़ों को भी देखना, काम करने की स्थिति जो एनवायरनमेंट है, इसको भी देखना कि कैसे जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो जो लोग कार्य कर रहे हैं वो सेफ रहें, तमाम मशीनें होती हैं जिससे बहुत प्रकार के खतरे होने की संभावनाएँ होती हैं। जो एम्प्लॉयी कार्य कर रहे हैं, वे किस प्रकार से सेफ्टी कवच को लगाए हैं, बहुत पॉइंट को देखना, उत्पादन योजना और निर्धारण करना, ओवरऑल जो प्रोडक्शन प्लानिंग करना, उसको डिटरमाइन करना, सामग्री का आसान जो है प्रवाह हो, कि फ्लो बना रहे, ऐसा ना हो कि चाहे वह रॉ मटेरियल हो, वो उसकी उपलब्धता जो है बहुत अच्छे से नहीं हो पा रही है। अगर बहुत अच्छे से उपलब्धता नहीं होगी तो उत्पादन रुक जाएगा तो हमारा जो सामान मार्केट में बिकने के लिए समय-समय पे जाता है, वहाँ पे उसका प्रवाह रुक जाएगा। जब उसके पास प्रवाह रुक जाएगा तो जो ग्राहक हमारे सामान को खरीदता है वह सामान जब प्राप्त नहीं करेगा तो निश्चित हमारे प्रतिस्पर्धी से वह सामान ले लेगा और ऐसा हो सकता है कि वह उसके सामान को एक बार पसंद कर ले और एक कस्टमर जो है दूसरे प्रतिस्पर्धी का कस्टमर बन जाए। इसलिए जो फ्लो है हमारे वस्तुओं का वह हमेशा अच्छा होना चाहिए। जो मार्केट में जा रहा है, सूची, स्टॉक नियंत्रण और सामग्री लागत में कटौती और नियंत्रण और कुशल श्रमिक, सामग्री प्रबंधन, स्किल जो है लेबर बहुत महत्वपूर्ण है। कुशल श्रमिक जिसको कहते हैं, उनके अंदर कार्य करने की दक्षता हो, कार्य करने के प्रति रुचि हो, जिस कार्य को कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप कुशल श्रमिक को सही अपने संगठन में नहीं रखते हैं, प्लांट में नहीं रखते हैं, तो फिर श्रमिक तो दिखेंगे, उनकी लागत तो जाएगी, लेकिन जो गुणवत्तापूर्ण जो एक प्रोडक्शन लेना है, वह हम नहीं ले पाएँगे। सामग्री प्रबंधन पे भी है कि जितना भी मटेरियल है, उसको कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि जो भी सामग्री हमारे संगठन में आती है, हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन में आती है, सब में अम सबकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। तो ऐसा ना हो कि कोई सामग्री जो है अनावश्यक व्यय हो रहा हो। सबको जो है ऑप्टिमम यूटिलाइज़ेशन करना चाहिए, अनुकूलतम उसका उपयोग करना चाहिए, गुणवत्ता नियंत्रण रखा जाए, जो क्वालिटी है उसको मेंटेन किया जाए। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो संचालन, योजना और नियंत्रण के इन सभी प्रमुख क्षेत्रों में जो है इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से देखना है। उत्पादन की तकनीकी का चयन है, मशीनरी का चयन, उपयोग और रख-रखाव है, कार्यस्थल लेआउट है, काम करने की स्थितियाँ हैं, और उसके अलावा उत्पादन योजना का निर्धारण है, सामग्री का प्रवाह है, इन्वेंट्री और स्टॉक कंट्रोल है, सामग्री लागत में कटौती और नियंत्रण है, कुशल श्रमिक हैं, सामग्री हैंडलिंग है, गुणवत्ता नियंत्रण है। साथ ही साथ अगर इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें, अगर इतनी सारी चीज़ें हैं, तो निश्चित संचालन जो प्रबंधन है, वह बहुत ही अच्छे ढंग से एक उद्यमी जो है वह संपादित कर सकता है। उसके बाद अगर व्यापार योजना की हम बात करें, तो एक व्यापार योजना एक प्रकार से गाइड का काम करती है, जिसको कहते हैं बिज़नेस प्लान। बिज़नेस प्लान हम जो कार्य करने अच्छे से जा रहे हैं, जिस उद्यम को हमने अपने मन और मस्तिष्क में विचार किया है, उस पे सब कार्य कर रहे हैं। बिज़नेस गाइड होनी चाहिए। यह एक जो है बहुत ज़रूरी है, एक रोड मैप जो दिशा निर्देश प्रदान करता है, ताकि एक व्यवसाय अपने भविष्य की योजना बना सके और सड़क पर बाधाओं से बचने में मदद कर सके। क्यों? क्योंकि जो बिज़नेस है, ये बहुत तीव्र प्रतिस्पर्धा का है। हर चीज़ स्पष्ट होनी चाहिए, आपकी बिज़नेस प्लान क्या है, कैसे कार्य करेंगे। यह एक योजना है जो लक्ष्यों को रेखांकित करती है और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीके के बारे में विवरण देती है।
व्यवसाय योजना उद्यमी द्वारा तैयार किया गया एक लिखित दस्तावेज है। बिज़नेस जो आपका प्लान है, व्यवसाय योजना उद्यमी द्वारा तैयार किया गया एक लिखित दस्तावेज है, जो एक नया उद्यम शुरू करने में शामिल सभी प्रासंगिक जो है बाहरी और आंतरिक तत्वों का वर्णन करता है। यह अक्सर विपणन, वित्त, विनिर्माण, मानव संसाधन जैसी कार्यात्मक योजनाओं का एकीकरण होता है। व्यवसाय योजना का उपयोग उद्यमी द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो जब आप बिज़नेस प्लान बना रहे हैं, जो एक लिखित दस्तावेज है, इसमें प्रश्न है कि किन-किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो है अगर हम देखें, तो किन-किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम शामिल करें। उसमें जैसे पहला परिचय पृष्ठ होता है, दूसरा कार्यकारी सारांश, उद्योग विश्लेषण, व्यापार विवरण, उत्पादन योजना, संचालन योजना, विपणन योजना, संगठनात्मक योजना, जोखिम का आकलन और वित्तीय योजना और अनुबंध। कुल मिलाकर इन सारे पॉइंटों को उसमें देना जरूरी है। परिचय पृष्ठ क्या है? परिचय पृष्ठ कि जिस व्यवसाय को हम करने जा रहे हैं, जिस व्यवसाय का हम चयन कर चुके हैं, उसके विषय में एक परिचय देना। फिर एग्जीक्यूटिव समरी जिसको कहते हैं, क्या-क्या करने के विषय में आपने उस पे पूरा वर्क आपने कैसे उसको बिज़नेस को जिसको कहते हैं आइडिया जनरेशन से लेकर के ओवरऑल आउटपुट की जो तमाम प्रोसेस है, उसको संक्षिप्त में बताना। पूरे उद्योग का विश्लेषण देना, क्योंकि आप तो एक फर्म हो, वह उद्योग कैसा कार्य कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप एक मेडिसिन की दवा क्या उद्यम खोलते हैं, तो फिर अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि यह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कैसे कार्य कर रही है। व्यापार विवरण, अपने बिज़नेस का विवरण देना। उत्पादन योजना, मान लीजिए कि आप अगर कोई मेडिसिन का प्रोडक्शन कर रहे हैं या कुछ, तो उसको कैसे आपने प्लान आउट किया है, उसके विषय में बताना। संचालन के विषय में बताना कि आप उसको कैसे ऑपरेट करने जा रहे हैं, कैसे संचालित करेंगे। विपणन योजना के विषय में बताना। संगठनात्मक योजना, संगठनात्मक योजना से पूर्व जो विपणन योजना है कि आप इसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे। आप अच्छा जो है प्रोडक्शन करते हैं, अच्छी सर्विसेज देते हैं, लेकिन अगर विपणन की योजना नहीं है, तो एक दीर्घ काल तक उसकी सफलता की कोई गारंटी नहीं दे सकते। इसलिए आज आप जानिए कि आपका प्रोडक्ट जितनी तेजी से मार्केट में सफल हो रहा है, उतनी तेजी से आपको विपणन की योजना भी बनाते रहना है। क्यों? क्योंकि जो दूसरा कॉम्पिटिटर है, प्रतिस्पर्धी है, वह भी उसी के अकॉर्डिंग अपनी योजनाओं को बनाता है। उसका लक्ष्य है कि हमसे ऊपर जो कॉम्पिटिटर है, जो प्रतिस्पर्धी, उससे हम आगे निकल जाएँ। इसलिए जो मार्केट में जितना अच्छा कार्य कर रहा है, उसको उतने अच्छे से अपने विपणन की योजनाएँ बनानी होंगी। और साथ ही साथ अगर हम देखें, तो संगठनात्मक योजना, जोखिम का आकलन, जो रिस्क असेसमेंट है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सही समय पे रिस्क को सही से आकलन कर लेते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छा कार्य करेंगे। अगर आप आने वाले भविष्य में जोखिमों का अगर आप आकलन नहीं कर पाते हैं, तो फिर जो है आप ये मान के चलिए कि आप व्यवसाय की सही योजना नहीं बनाते हैं। जो भी कैलकुलेटिव रिस्क है, उसको बनाइए। बहुत सारे आज हमारे समाज में बहुत सारे प्रोफ़ेशनल्स हैं, जिनकी आप मदद ले सकते हैं कि हम इस व्यवसाय का प्रारंभ कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में इसमें कौन-कौन से जोखिम हैं। आप देखिए, पूरा बीमा व्यवसाय यह जोखिम प्रबंधन का व्यवसाय है। तो जोखिम का आकलन करने के लिए क्या-क्या हो सकता है, उसको आप लिखें और उसके लिए प्रोविज़न करें कि यह जोखिम है और इसको इस चुनौती से बचने के लिए हमारी यह रणनीति है। वित्तीय योजनाएँ बनाएँ और अनुबंध करें, क्योंकि बिना वित्त के तो कुछ हो ही नहीं सकता। प्लान बहुत अच्छा है, इम्प्लीमेंटेशन की सब रणनीतियाँ अच्छी हैं, लेकिन अगर वित्त का इनफ्लो अच्छा नहीं है, तो आप कार्य नहीं प्रारंभ कर सकते हैं। फिर सबसे जो महत्वपूर्ण है, वह है वित्त पोषकों का चयन करिए। वित्त के स्रोत जैसे
वित्त के स्रोत जैसे शेयर पूँजी से आप पैसे जो है कलेक्ट कर सकते हैं, व्यक्तिगत ऋण है, कर्ज का वित्त पोषण है, रचनात्मक स्रोत हैं। क्योंकि आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, डन एंड ब्रैडस्ट्रीट ने कहा था कि सभी उपक्रमों में से सभी नए उपक्रम जितने भी न्यू बिज़नेस एस्टेब्लिश होते हैं, उसमें से लगभग आधे खराब वित्तीय प्रबंधन के कारण विफल हो जाते हैं, ड्यू टू द बैड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसलिए सही वित्तीय प्रबंधन की कला भी एक उद्यमी को आना चाहिए कि न्यूनतम लागत पे पूंजी किस माध्यम से संगठन में आएगी, उसका अधिकतम जो है उपयोग कैसे किया जाएगा। इसके लिए जो है एक उद्यमी को वित्तीय बाजार, अच्छे वित्त विशेषज्ञों की जो है समय-समय पे मदद लेना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्तिगत वित्त पोषक होते हैं, उद्यमियों के लिए मित्र है, परिवार, अन्य संसाधन जैसे बचत, क्रेडिट कार्ड, ऋण, निवेश, स्टार्टअप धन के मुख्य स्रोत होते हैं। बूटस्ट्रैपिंग है, एक नए उद्यम के लिए बीज धन का तीसरा स्रोत बूटस्ट्रैपिंग के रूप में जाना जाता है। ज़्यादातर लोग जो बूटस्ट्रैप फाइनेंसिंग में संलग्न हैं, वे ऋण लेने से बचना चाहते हैं। बूटस्ट्रैपिंग रचनात्मक सरलता, मितव्ययिता, लागत कटौती या किसी भी आवश्यक माध्यम से बाहरी वित्त पोषण या धन की आवश्यकता से बचने के तरीके ढूँढ रहा है। इक्विटी फाइनेंसिंग है, एंजल निवेशक हैं, उद्यम पूंजी है और सीड जो है कैपिटल है। स्टार्टअप में बहुत सारे गवर्नमेंट आज जो है धनराशि देती है। तो इस प्रकार से आईपीओज़ हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, प्रारंभिक जो है सार्वजनिक ऑफर जिसको शेयर मार्केट के द्वारा हम ले सकते हैं। तो हमें जानना होगा कि किस जो है माध्यम से हम अपने वित्त को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। और लीजिंग है, बिज़नेस इनक्यूबेटर्स हैं, सरकारी अनुदान और सब्सिडी है, क्राउड फंडिंग है। तो ये सब जो है विविध पूंजी के स्रोत हैं, जैसे व्यक्तिगत वित्त पोषण, इक्विटी वित्त पोषण और ऋण वित्त पोषण और रचनात्मक वित्त पोषण। जितने अच्छे से जितने न्यूनतम लागत पे आप वित्त की उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगे, उतना जो है लाभ ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से पूंजी के स्रोत जो है आप समझ सकते हैं। व्यक्तिगत वित्त पोषण, इक्विटी वित्त पोषण, ऋण वित्त पोषण और रचनात्मक स्रोत। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज जिन विविध विषयों पे चर्चा पर चर्चा हुई, वह बहुत ही महत्वपूर्ण रहा कि उद्यमिता जो है, उसको जो बिज़नेस को इम्प्लीमेंट करने की जो बात हो रही है, व्यवसाय योजना को जो कार्यान्वित करने की बात हो रही है, उसको किस प्रकार से हमें अच्छे से करना चाहिए। और उसमें आज जो विषय रहा, उसमें लोकेशन लेआउट पे हमने चर्चा की। लोकेशन लेआउट को प्रभावित करने वाले विविध तत्वों पे विस्तार पूर्वक हमने चर्चा किया। और व्यावसायिक प्रक्रिया को तैयार करना और व्यावसायिक प्रक्रिया के जो है प्रमुख तत्व कौन-कौन से रहे और संचालन योजना और नियंत्रण के बारे में कैसे हम सही निर्णय लें और कैसे हम व्यवसाय योजना को तैयार करें और वित्त पोषकों का चयन कैसे करें। कैसे हम अपने व्यवसाय के लिए वित्त की व्यवस्था करें, क्योंकि वित्त वह किसी भी व्यवसाय में रक्त के समान होता है। जैसे मानव शरीर में अगर रक्त का अभाव हो जाए तो मानव शरीर का स्वस्थ रहना मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार से अगर वित्त की कमी किसी व्यावसायिक संगठन या उद्यम में हो जाए तो उसको रन करना भी मुश्किल होता है। तो एक सफल उद्यमी को हमेशा एक कुशल वित्तीय प्रबंधक भी होना चाहिए। आज हम लोगों ने इन तमाम महत्वपूर्ण जो है बिंदुओं पे चर्चा और परिचर्चा की। आप सभी के पास ई-ज्ञान कोर्स जो इग्नू का डिजिटल डेटाबेस है और आपके पास जो पाठ सामग्रियाँ हैं, उनको भी खूब अच्छे से पढ़िए। उसके जो अंत में तमाम प्रश्न हैं
उनको पढ़िए, उनको हल करिए, जिससे कि आप इन सब क्षेत्रों में अच्छा कर सकें। क्योंकि जो बिज़नेस प्लान है, अगर इसको इम्प्लीमेंट अच्छे से किया जाएगा, तभी व्यवसाय सफल होगा। क्योंकि आइडिया तो ग्रेट होता ही है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कर देना अच्छे ढंग से, यह और भी महत्वपूर्ण है। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और आज का दिन आप सबका शुभ हो। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।